हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ चित्रा और आई वेलकम यू ऑल इन स्टडी टाइम। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जनरल साइंस लेसन 1 नेचुरल रिसोर्सेज का फर्स्ट पार्ट, जहाँ पे हमने डिस्कस किए थे कुछ टॉपिक्स जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज की मीनिंग क्या है, विच आर द नेचुरल रिसोर्सेज, व्हाई दे आर कॉल्ड एज नेचुरल रिसोर्सेज एंड सो ऑन। अगर आपने वो वीडियो मिस की है तो आई बटन पे उसकी लिंक दे रही हूँ, आप वो जरूर देख लेना। तो इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे पार्ट 2 और वो है एयर। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एयर जो होती है वो हमेशा एटमॉस्फेयर में होती है और ये जो है ये अराउंड दी अर्थ होता है। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ अर्थ बट इट इज अराउंड दी अर्थ। तो चलो देखते हैं। समझो ये एक डायग्राम है जहाँ पे ये जो है ये है अर्थ, ओके, और ये है एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स। तो द वेरी फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फेयर। अब ये ट्रोपोस्फेयर जो लेयर है इट इज द क्लोजेस्ट लेयर टू अर्थ। ये अर्थ के बिल्कुल क्लोज होती है। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि 80% ऑफ द टोटल मास ऑफ एयर इज फाउंड हियर। यहाँ पे आप वो 80% एयर आपको यहीं पे मिलती है। और जो क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, जो वेदर जनरेट होता है, कभी कभी जो थंडर्स आते हैं, जो बारिश होती है, ये सारी जो चीजें है ना ये ट्रोपोस्फियर लेयर में होती है। ओके, चलो नेक्स्ट लेयर देखते हैं, वो है स्ट्रेटोस्फियर। अभी स्ट्रेटोस्फियर लेयर में क्या होता है, तो आपने जो एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं ना वो स्ट्रेटोस्फियर लेयर में उड़ते हैं। यहाँ पे अराउंड 18 to 19% ऑफ एयर का जो मास है वो यहाँ पे फाउंड होता है। तो एक बात आप समझिए कि जैसे अगर आप अर्थ के सरफेस के पास जाएंगे तो यहाँ पे आपको एयर ज्यादा मिलेगी। जैसे आप अर्थ से दूर दूर होते जाएंगे आपकी एयर जो है वो रेयरर होती जाएगी, ठीक है। तो वहां पे थोड़ा सा मास आपका कम होता जाएगा। तो स्ट्रेटोस्फेयर के बाद की लेयर है मेसोस्फेयर। यहाँ पे जो है वो मेटोर्स, रेडियो वेव्स, ये सारी चीजें होती है। अब ये मेटोर्स क्या होते हैं, आपने कभी देखा होगा रात को कि कभी कभी आउटर स्पेस से कोई एक चीज अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाती है और वो जब ऐसे एंटर करती है तो एक फ्रिक्शन सी होती है, फिर वो एमिट करती है कुछ हीट और फिर वो गिर जाती है। हम उसे हिंदी में उल्का बुलाते हैं। सो दैट इज मेटोर्स। दोज आर फाउंड इन मेसोस्फीयर। उसके बाद है थर्मोस्फीयर। यहाँ पे जो भी स्पेस शटल हम भेजते हैं स्पेस स्टडीज के लिए, एटमॉस्फेयर स्टडीज के लिए, क्लाइमेट स्टडीज के लिए, वो यहाँ पे आते हैं। फिर एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर में क्या होता है, एक्सोस्फीयर में अब घूमते हैं हमारे सैटेलाइट्स। और लास्टली है आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर इज नथिंग बट अ स्पेस, इट इज फुल ऑफ आयन्स। अभी ये जो है ना लास्ट वाला आयनोस्फीयर, इट इज द 6th लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। वो इस साल आपके स्टडीज में नहीं है लेकिन आपके बुक में इसका मेंशन है, इसके लिए मैंने ये यहाँ पे ऐड किया हुआ है। इसके बारे में डिटेल जो स्टडी है ये आपको नेक्स्ट ईयर मिलेगी। और ट्रेटोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में ये जो पिंक कलर की लाइन यहाँ पे मैंने बनाई है ये है ओजोन की लेयर। ओजोन एक गैस है, O3 उसको हम डिनोट करते हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही यूजफुल है अपने लिविंग वर्ल्ड के लिए, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम पूरी तरह से जानकारी लेंगे। तो ये है ओजोन लेयर। अभी देखते हैं कि गैसेस कौन से होते हैं एयर में और उसका प्रोपोर्शन क्या होता है, आइडियल प्रोपोर्शन क्या है। ओके, तो एयर क्या होती है, एयर इज नथिंग बट अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। बहुत सारे गैसेस मिलके एयर बनती है। अभी ये गैसेस कौन से होते हैं, करेक्ट, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और इसके अलावा वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स एंड 6 इनर्ट गैसेस। अब ये जो इनर्ट गैसेस है ना इसमें से ये कौन से है, ये है हेलियम, आर्गॉन, नियॉन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, ये सारे जो है वो इनर्ट गैसेस है। इसके सारे मिक्सचर से एयर बनती है और जो हम बोलते हैं ना बिल्कुल पोल्यूशन फ्री, क्लीन, क्लियर एयर है,
तो उसका ना कोई प्रोपोर्शन रहता है कि कौन सा गैस कितना होगा एयर में तो वो क्लीन कही जाएगी। तो उसका प्रोपोर्शन कुछ ऐसे है। इसमें नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर है 0.7% और आर्गन है 0.9%। तो ऐसे मिला के पूरा एयर का 100% बनता है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम एयर के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रोपोस्फियर कंटेन्स अराउंड 80% ऑफ टोटल मास ऑफ गैसेस, जो हमने पहली स्लाइड में देख लिया था। देन स्ट्रेटोस्फियर, दैट मीन्स द सेकंड स्फीयर कंटेन्स अराउंड 90%. Further in the next spheres, the mass of gases goes on decreasing. वो कम होता है and gases are not found in exosphere and beyond. वहां पे स्पेस होती है पूरी तरह से, यहाँ पे कोई भी गैस आपको दिखती नहीं है. The amount of gases near Earth's surface is greatest. As you go higher, air becomes rarer. ये याद रखने का पॉइंट है. अभी देखते हैं कुछ यूजेस कि ये सारे जो गैसेस है ये हमें यूज कहाँ पे होते हैं. तो नाइट्रोजन इज यूज्ड इन लिविंग थिंग्स, जो है वो नाइट्रोजन का यूज करते हैं प्रोटीन बनाने में, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया करने में, और एयर टाइट पैकेजिंग जो है वो करने में नाइट्रोजन का यूज होता है. ऑक्सीजन तो हमें पता है हम रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं, और कंबशन के लिए. कंबशन मीन्स व्हाट, कोई भी चीज अगर हमें जलानी है तो हमें वहां पे ऑक्सीजन यूज होता है और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एयर से, राइट. वो जब भी कोई चीज जलती है तब. और फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर प्लांट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फूड. और हमारे जो घर में हम या फिर हमारे समाज में हम जो फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज करते हैं ना, तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं. आर्गन इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब. हेलियम it is used for obtaining the low temperature and generating lift in airships. अगर आप एयरक्राफ्ट वगैरह से, एरोप्लेन से ऊपर जा रहे हैं एयरशिप से, तो वो जो लिफ्ट होता है एयर में, उसके लिए हेलियम यूज करते हैं. देन नियॉन, आपने तो नियॉन लाइट्स तो सबने सुना होगा, वैसे चमकते रहते हैं ना. अब कभी कभी हम रात को अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो वहां पे ऐसे नियॉन का कुछ साइन बोर्ड है तो वो चमक के आ जाता है उस पर अगर थोड़ा सा लाइट गिरता है तो इट इज फॉर डेकोरेटिव एंड स्ट्रीट लाइटिंग. ओके. क्रिप्टॉन फॉर फ्लोरोसेंट ट्यूब्स. फ्लोरोसेंट करके एक जो ट्यूब्स आते हैं तो उसके लिए क्रिप्टॉन गैस यूज होता है. और ज़ीनॉन जो है वो यूज होता है फ्लैश फोटोग्राफी में. तो ये शायद आपको मैच द पेयर वगैरह इसमें या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं. अभी एक चीज है कि हमने तभी देखा कि एयर जो क्लीन है, क्लियर है, अनपोल्यूटेड है, नॉट पोल्यूटेड है, तो उसका ये क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसका प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए. वैसे अब हम देखेंगे कि एयर पोल्यूशन क्या होता है. तो व्हाट इज एयर पोल्यूशन? व्हेन हार्मफुल गैसेस गेट मिक्स्ड इन एयर. कोई हार्मफुल गैसेस भी होते हैं वो एयर में मिक्स होते हैं एंड डिस्टर्ब्स इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रोपोर्शन. और उसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स का जो प्रोपोर्शन है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है. The air becomes polluted. At that time, we say that the air is now polluted. अब इसके रीजंस क्या है, ये ऐसे क्यों होता है? तो एक लार्ज स्केल एमिशन ऑफ स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, व्हीकल्स, बिग फायर्स. तो ये सारी जो है ना, ये सारी चीजों से जो स्मोक निकलती है वो क्लीन एयर में मिक्स होती है. और जैसे वो स्मोक मिक्स होती है तो स्मोक इज नॉट अ गुड गैस, राइट. इट्स अ हार्मफुल थिंग विच इज गेटिंग मिक्सड इन क्लीन एयर. तो उसका पूरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स का प्रोपोर्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, एयर पॉल्यूट हो जाती है. और सेकंड है ड्यू टू कंबशन ऑफ फ्यूल इन व्हीकल, हार्मफुल गैसेस आर गिवन आउट एंड गेट मिक्स्ड विद एयर. तो ये दो चीजें हैं जिससे मैक्सिमम एयर पॉल्यूट हो जाती है. चलो अब जानते हैं ओजोन के बारे में. ओजोन जो है गैस, उसकी एक लेयर होती है, वो होती है इन द लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फियर, जो हमने फर्स्ट स्लाइड में देख लिया. अभी ओजोन जो गैस है वो उसे डिनोट करते हैं O3 के नाम से. ओके. दिस गैस इज नॉट डायरेक्टली यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग्स, बट स्टिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग थिंग्स. अभी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे समझो ऑक्सीजन है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है,
ये जो दोनों गैसेस है ये लिविंग थिंग्स के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए डायरेक्टली यूजफुल है। कैसे? तो जैसे ऑक्सीजन है वो हमें रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स को उनका फूड बनाने में हेल्प करती है। वैसे ओजोन ऐसी गैस नहीं है कि वो डायरेक्टली आपको आपके सर्वाइवल में हेल्प करे, बट इट इज स्टिल वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अस। व्हाई? बिकॉज जो सन से जो हमें रेज मिलते हैं ना, उसके साथ में कुछ अल्ट्रावायलेट रेज भी सन ओमिट करता है। ओके, और वो जो रेज है वो अगर डायरेक्टली अर्थ पे आ जाए तो लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। तो ये जो ओजोन का लेयर है ना, वो पूरे के पूरे अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो एब्सॉर्ब कर लेता है, और वैसे ही वो अपने अर्थ को प्रोटेक्ट कर देता है। तो अभी ये जो ओजोन लेयर है वो थोड़ी सी पतली होती जा रही है। तो ऐसी क्या थ्रेट है ओजोन लेयर को कि वो ऐसी पतली क्यों होती जा रही है? तो उसकी वजह है कि हम जो अभी एयर कंडीशनर्स और रेफ्रिजरेटर्स का जो एक्स्ट्रा एक्सीडेंट यूज कर रहे हैं ना इन धरती पे, तो उसकी वजह से ये चीज हो रही है। व्हाई? तो एयर कंडीशनर्स और रेफ्रिजरेटर्स में दो तरह की गैसेस ज्यादातर यूज करते हैं। एक तो है कार्बन टेट्राक्लोराइड और दूसरी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये जो दो गैसेस है जो इमिट होती है रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर से, वो जब भी एयर में मिक्स होती है तो वो ओजोन लेयर को पतला करने का काम करती है। तो इसकी वजह से ये एक थ्रेट है। तो अगर ओजोन लेयर पतला हो गया तो क्या हो जाएगा? तो अल्ट्रावायलेट रेज जो है सन की, वो सीधा धरती पे पहुंचेंगी, और फिर वो इट कैन बी वेरी वेरी हार्मफुल फॉर अस, फॉर द लिविंग वर्ल्ड। ओके, तो हमें ये देखना चाहिए कि इनका हम एयर कंडीशनर्स का और रेफ्रिजरेटर का यूज है वो लिमिटेड करें और ओजोन की लेयर को प्रोटेक्ट करें। तो यही सब लोगों को बताने के लिए और यही सब लोगों में जानकारी पहुंचाने के लिए 16 सितंबर जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है ओजोन प्रोटेक्शन डे के नाम से पूरे जग में। तो ये थी कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट एयर। कमिंग अप वीडियोस में मैं बाकी के नेचुरल रिसोर्सेस और टेस्ट सेट लेके आऊंगी। अभी अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो उसे लाइक एंड शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और वो जो बेल वाला आइकन है वो जरूर प्रेस करना, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंचे। तब तक के लिए अब मैं आपसे इजाजत लेती हूँ। तो स्टे ट्यून और स्टे सेफ। टेक केयर। बाय।